हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी और डाइस में मैंने रिलेटेड टू वन डाइस समझा दिया था। रिलेटेड टू टू डाइस में जब दो डाइस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वन कॉमन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, टू कॉमन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे अपने सॉल्यूशन को करेंगे, ये हमें सीखना है। तो जैसे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन था, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से, है ना, कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे करना होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो डाइस पेपर में नजर आए, कितनी डाइस नजर आए? दो डाइस नजर आए, तो बस ये देखना है कि इन दोनों डाइस में आखिर नंबर कॉमन कितने हैं। मींस एक नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब आप यहां देख रहे होगे तो यहां पे कितने नंबर कॉमन है सर? तो एक नंबर कॉमन है। तो कॉमन के अकॉर्डिंग आप जब ऑपोजिट निकालते हो तो आपको पता है 4 और 4 को लिखना होता है। 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन की चीजें लिखनी है, तो 4 के क्लॉकवाइज में 1 हो जाता है और 1 के क्लॉकवाइज में 5 हो जाता है। इधर भी 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात लिखनी है तो 3 हो जाता है और 6 हो जाता है। कौन सा नंबर विजिबल नहीं है? तो आप कहोगे 2 विजिबल नहीं है, तो यहां पे क्या लिखना होगा? 2। अब आपको पता है कि 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6, 1 का ऑपोजिट क्या हो गया? 3 और 4 का क्या हो गया? 2। तो आपको एक बात याद रखनी है कि दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कि दो ऑपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 का ऑपोजिट यहां नहीं लिख सकता हूं, है ना। यहां 2 है तो मैं 2 का ऑपोजिट नहीं लिख सकता हूं, और 2 का ऑपोजिट क्या दे रखा है? तो 4। तो 2 का ऑपोजिट 4 यहां नहीं हो सकता। अगर यहां 6 है तो 6 का ऑपोजिट 5 यहां पर नहीं लिख सकता हूं, तो सिर्फ 6 का ऑपोजिट 5 नहीं लिख सकता हूं। मींस 4 और 5 तो हो गया कैंसिल। अब बचा क्या? 2 और 3। तो अगर यहां पर 2 है ना, तो एक बार एक नंबर को हम दो बार तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो सर 2 2 नहीं हो सकता, कैंसिल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जबकि 3 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसको हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ा भी था। सेम अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था, इसके आगे के क्वेश्चन को आज की क्लास में करने हैं। तो यहां पर भी अगर मैं कॉमन के नाम पे देखता हूं कि सर यहां पे कॉमन के नाम पे क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन यहां पे 3 है। अब बताइए 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। सर 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। और 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये बात आपको पता है कि सर दो बार 3 3 को लिखना है, क्लॉकवाइज में 1 2 को लिखना है, क्लॉकवाइज में 4 5 को लिखना है। तो 1 के सामने 4, 2 के सामने 5, ऐसे लिखना है। अब बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो टू ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर। दो ऑपोजिट नंबर को आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हो। तो बताओ अगर यहां पे 2 है तो क्या मैं 2 का ऑपोजिट 5 कभी भी यहां लिख पाऊंगा? तो नहीं सर, 2 का ऑपोजिट यहां क्या नहीं आएगा? कभी 5 नहीं आएगा। अगर यहां 3 है तो 3 का ऑपोजिट क्या नहीं आएगा? तो 3 है तो सर 3 का ऑपोजिट 6 कभी नहीं आएगा। तो 5 और 6 को तो कैंसिल आउट करते हैं। 5 को यहां से काटा, 6 को यहां से काटा, अब बचा क्या? 1 और 4। अब देखो दिक्कत ये है ना कि 1 और 4 ये दोनों नंबर एक साथ है, तो अगर एक साथ है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कैसे करोगे? तो देखो, जब एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होने लगे तो हमें देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाले डाइस है ना, जो क्वेश्चन मार्क वाले डाइस हैं उसमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं। जब एक नंबर एक क्वेश्चन में दो आंसर पॉसिबल होने लगे तो हमें बस इतना देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला डाइस है उसमें कौन कौन से नंबर हैं। तो आपने देखा और आपने कहा कि सर उसमें 2 और 3 है। अब ये देखो कि ये 2 और 3 और किसी डाइस में है क्या? अब ये देखो कि 2 और 3 किसी और डाइस में है क्या? तो बिल्कुल सर ये 2 3 यहां है और ये 2 3 यहां है। अब आपको क्या करना है? मूवमेंट करनी है। जब एक क्वेश्चन में दो आंसर आने लगे तो आपको मूवमेंट करनी है। कैसे? आप 2 से 3 के पास जाओ या 3 से 2 के पास जाओ। तो बताओ बेटा, 2 से 3 के केस में अगर हम चलेंगे 2 से 3 का जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन होगा? तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। 2 से 3 का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे जब आप देखोगे तो 2 से 3 का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। जब आप यहां देखोगे 2 से 3 कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखोगे 2 से 3 कैसा होगा? क्लॉकवाइज।
तो आप देख पा रहे होंगे कि एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और दूसरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और दूसरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो जब एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होने लगे तो मुझे डाइस में क्या करनी है, मूवमेंट। मूवमेंट करने के बाद देखना है कि डायरेक्शन कैसे हैं। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, जैसे एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में आंसर होगा जो यहां पर दिया गया है इसका ऑपोजिट। इस केस में हमारा आंसर होगा जो यहां पर दिया गया है उसका ऑपोजिट। तो बताओ 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो यहां 1 नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लो ये भी क्लॉकवाइज होता और अगला भी क्लॉकवाइज होता तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाते और इस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, जो यहां दिया हुआ है वही नंबर। अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो जाए तो डायरेक्ट सेम आंसर होगा, अगर अलग अलग हो जाए तो ऑपोजिट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, फटाफट से सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा कि इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे सर बी कॉमन है। आप कहोगे सर बी कॉमन है, बी। अब बी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो कहां पहुंचोगे, सी, और सी से कहां पहुंचोगे, ए। इधर बी से क्लॉकवाइज में चलोगे तो कहां पहुंचोगे, डी, और डी से कहां पहुंचोगे आप, ई। अब बताओ कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो एफ नहीं दिख रहा है, तो यहां पर लिख लो एफ, क्योंकि ए से लेकर के एफ तक के नंबर चाहिए। अब आपको पता है सर दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो अगर वहां पर ए है तो मैं ए का ऑपोजिट क्या नहीं रख सकता हूं, तो ए का ऑपोजिट ई नहीं रख सकता हूं सर, तो ए का ऑपोजिट ई नहीं रखूंगा, गायब हो गया। अब बता अगर वहां पे बी है तो बी का ऑपोजिट क्या नहीं रख सकता हूं यहां पे, तो सर बी का ऑपोजिट एफ नहीं रख सकता हूं, एफ एफ नहीं हो सकता। अब बचा क्या, सी और डी। अगेन सी और डी ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। सी और डी दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो जब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होने लगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो देखो ये ए से बी है, ये भी ए से बी है। तो अब बताओ ए से बी का जो यहां डायरेक्शन दिख रहा है, ए से बी का जो डायरेक्शन दिख रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, तो आप कहोगे क्लॉकवाइज। यहां पर जो ए से बी का डायरेक्शन दिख रहा है, ए से बी का डायरेक्शन दिख रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये भी क्लॉकवाइज है ना। ए से बी का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। ए से बी का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। और ये दोनों डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के हो गए तो मैं कह सकता हूं ये दोनों डायरेक्शन क्या हो गए, सेम हो गए। कह सकता हूं ये दोनों डायरेक्शन क्या हो गए, सेम। और इस केस में जो हमारे क्वेश्चन में बचा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो इस केस में जो बचा होगा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट मींस अगर यहां पे सी है ना तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहां पे सी है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट होते, एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तो उस केस में ऑपोजिट वाला आंसर होता, जो नंबर तीसरा होता उसका ठीक उल्टा। जैसे कि ये वाला कीजिए, यहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फटाफट से एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सर कॉमन के नाम पे यहां पे क्या है सर, तो 3 और 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। अब बताइए 3 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1, और 1 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। वहां पे जब आप 3 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 4, और 4 के क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, 6। अब बताओ आपके सामने क्या बच गया, तो 5 बच गया, तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 5। अब बताइए अगर वहां पे 3 है तो 3 का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, तो 3 का ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता, खत्म। अगर यहाँ 1 है तो 1 का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, तो 1 का ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता, बात खत्म। अब बचा क्या, 2 और 6, बचा क्या, 2 और 6। अब देखिए 2 और 6 दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, मतलब कोई एक ही नंबर ले सकते हैं आप, है ना। तो जब दो नंबर आ जाए तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन बताइए। 1 से 3 का डायरेक्शन कैसा है, तो आप कहोगे सर 1 से 3 का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। 1 से 3 का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। और यहां पे जब आप देखोगे तो 1 से 3 का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एक डाइस में 1 से 3 का डायरेक्शन कैसा है भाई, क्लॉकवाइज, और एक डाइस में 1 से 3 का डायरेक्शन कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कह सकते हो ये दोनों डाइस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। ये दोनों डाइस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट।
और जब ये दोनों डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो जो यहां आंसर दिया है उसका ठीक ऑपोजिट आंसर। अगर ये दोनों डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो जो आंसर दिया है उसका उल्टा आंसर होगा। तो बताइए 2 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? तो 2 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। 2 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? तो 2 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जो इस तरीके से आता है। अब देखिए, अगर डबल क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी होगी तो आप इसको कैसे डील करोगे? तो आपको पता है कि सर इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है ये ढूंढना है। तो हमने ढूंढा, इन दोनों डाइस में अगर नंबर कॉमन की बात करते हैं तो इन दोनों डाइस में बी और एफ कॉमन है। सर इन दोनों डाइस में अगर कॉमन नंबर की बात ढूंढते हैं तो यहाँ पे सर बी और एफ कॉमन है। अगर मैं परफेक्टली ऑपोजिट पूछता हूं इस डाइस में तो आप कहोगे ए का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सी। अगर इन दोनों डाइस में मैं ऑपोजिट पूछता हूं तो आप बोलोगे सर ए का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, क्योंकि इधर ए बचा इधर सी बचा। ए का परफेक्टली ऑपोजिट सी हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता है कि उस डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू लानी है। तो आपको याद रखना है ना, मैंने बताया था कि दो ऑपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिखता है और ना ही कभी एक साथ छुपता है। क्लियर है? दो ऑपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिखता है और ना ही कभी एक साथ छुपता है। तो ये जो ए और सी है ना, ये ए और सी ना तो कभी एक बार एक साथ यहां आ सकता है और ना ही कभी एक साथ छिप सकता है। तो देखिए ए और सी एक साथ आ गया, गलत। ए और सी एक साथ छुप गया, गलत। ए और सी एक साथ छुप गया, गलत। ए और सी का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो ए और सी का सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ए और सी ना तो एक साथ दिखना चाहिए और ना तो एक साथ छुपना चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि सर अगर मैं बात करूं यहां कि सर यहां पर कॉमन क्या है, अगर यहां पे मैं कॉमन की बात करता हूं सर कॉमन क्या है, तो आप कहोगे ए सी कॉमन है। यहां पर भी अगर कॉमन की बात करता हूं तो आप कहोगे ए और सी कॉमन है। अब अगर परफेक्टली ऑपोजिट की बात अगर मैं करूं तो बी का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो बी और डी एक दूसरे का क्या है? परफेक्टली ऑपोजिट। और हमें चाहिए उस डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर। तो आपको पता है बी और डी ना तो एक साथ आ सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। तो बी और डी एक साथ नहीं आया, आ गया, गलत बात है, नहीं आ सकता। बी और डी एक साथ छुप गया, सर ये गलत बात है। बी और डी एक साथ छुप गया, गलत बात है। बी और डी का क्या दिखाई दे रहा है सर? तो बी दिखाई दे रहा है। बी और डी का क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बताइए जल्दी से, इन डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सी वैल्यू आएगी। तो बताइए यहाँ पर परफेक्टली ऑपोजिट क्या है? तो 3 और 2। परफेक्टली ऑपोजिट क्या है? तो आप कहोगे 3 2। यहाँ पे परफेक्टली ऑपोजिट क्या है? तो आप कहोगे 3 2 3 2। बताइए ऑपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो 1 का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 4। 1 का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 4। अब ये 1 और 4 ना तो वहां आ सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। तो देखिए 1 और 4 एक साथ आ गया, गलत। 1 और 4 एक साथ छिप गया, गलत। 1 और 4 एक साथ छिप गया, गलत। 1 और 4 का क्या दिखाई दे रहा है? तो 1 और 4 का सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 1 और 4 का क्या दिखाई दे रहा है? 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसको सॉल्व कीजिए। बताइए इस डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी वैल्यू आएगी। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। आप एक बार पढ़िए, क्लास में ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस लाने हैं आपके लिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए और साथ में कॉन्सेप्ट हो जाए। तो ए सी कॉमन है। तो परफेक्टली ऑपोजिट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप मुझसे कहेंगे डी का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ, है ना। डी का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। अब आप बताओ डी और एफ ना तो एक साथ आना चाहिए और ना तो एक साथ छिपना चाहिए। तो उस डाइस में ऑलरेडी डी दे रखा है। तो डी दे रखा है तो क्या मैं फिर से डी रख सकता हूं? नहीं। क्या मैं एफ रख सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि दो ऑपोजिट एक साथ नहीं आएगा। तो देखो सर डी और एफ, तो सर अगर डी वहां है तो क्या मैं वहां एफ रख सकता हूं? नहीं सर, गलत बात है। अगर डी वहां है तो क्या मैं एफ रख सकता हूं? नहीं सर। अगर डी वहां है तो क्या मैं एफ रख सकता हूं? नहीं सर।
हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ई और ए हो जाएगा, ई और ए हो जाएगा, ई और ए हो जाएगा। समझ आया? चलो जी, अब हम समझते हैं जब दो डाइस में सिर्फ कोई भी नंबर कॉमन ना हो। अब तक हमने क्या पढ़ा? जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होगा तो ऑपोजिट कैसे निकलता है। फिर हमने पढ़ा दो डाइस में दो नंबर कॉमन होगा तो ऑपोजिट कैसे निकलता है। अब मैं पढ़ता हूं दो डाइस में जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो कैसे ऑपोजिट निकलता है। इट मींस नो कॉमन का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नो कॉमन की केस में टॉप का ऑपोजिट टॉप होता है, नो कॉमन की केस में 1 का ऑपोजिट 4 होता है, फ्रंट का ऑपोजिट जो होता है ये होता है, और इसका ऑपोजिट ये होता है। नो कॉमन के केस में ये नंबर है, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। सिमिलरली नो कॉमन की केस में इसका ऑपोजिट, नो कॉमन की केस में इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा और 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। हमेशा ऐसे चलता है। नो कॉमन की केस में टॉप का ऑपोजिट टॉप, फ्रंट का ऑपोजिट राइट और राइट का ऑपोजिट फ्रंट, क्योंकि नो कॉमन है। सिमिलरली 5 का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो 5 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का ऑपोजिट मतलब ए का ऑपोजिट डी हो जाएगा, बी का ऑपोजिट एफ हो जाएगा और ई का ऑपोजिट सी हो जाएगा, ई का ऑपोजिट सी हो जाएगा। तो क्लियर है बात? सर ए का डी, ई का सी और बी का एफ, इस तरीके से ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये नो कॉमन का कॉन्सेप्ट हो गया कि जब दो कॉमन की बात आती है तो टॉप का ऑपोजिट टॉप, फ्रंट का ऑपोजिट राइट और राइट का ऑपोजिट फ्रंट। अब देखिए, क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है नो कॉमन की केस में। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन होती है। किसका कॉन्सेप्ट है? किसका? नो कॉमन का। अगर आप देखते हो और यहां लिखा है यदि 5 के ऑपोजिट में 4 हो, तो इस केस में क्या करना होगा भाई? क्वेश्चन ने कहा यदि 5 के ऑपोजिट में क्या हो? 4 हो। तो जब नो कॉमन हो और ऐसे बात लिखी गई हो तो आपको यहां लिखना है कि 5 के ऑपोजिट में क्या है? 4। 5 के ऑपोजिट में क्या है? 4 है। तो ऐसे केस में क्या करना कि हमें सर एक साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। एक साइड कैसा मूवमेंट करना है? क्लॉकवाइज। तो 4 से क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 से 3। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो विपरीत तभी कहलाएंगे, ऑपोजिट तभी कहलाएंगे जब एक डाइस की मूवमेंट हमारी क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो देखो, किसी भी नंबर से आप चल सकते हो, किसी भी नंबर से आप क्लॉकवाइज, तो 4 से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 से 3 की तरफ जाओगे और 5 से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने क्या कहा? एक डाइस की मूवमेंट क्लॉकवाइज करनी है और दूसरे की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज करनी है। तो यहां पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 2 से कहां पहुंचोगे? 6। अब बताओ 5 के सामने क्या है? 4। अब एक का विपरीत की बात कर रहे हैं तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा? 2। एक के विपरीत की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 1 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आप सभी को? ठीक, तो जो जिसके सामने आ गया वही उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो बस नो कॉमन की केस में यही याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पहले से गिवन है कि इसका ऑपोजिट ये है, तो आपको एक नंबर से क्लॉकवाइज और दूसरे नंबर से एंटी क्लॉकवाइज का मूव कराना है। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा 3 के ऑपोजिट में क्या है? 4। क्वेश्चन ने कहा 3 के ऑपोजिट में क्या है? 4 है। तो मैंने क्या कहा? सर 3 यहां पर है, ओके है, 4 वहां पर है। तो मैं कह रहा हूं एक डाइस में क्लॉकवाइज चला दो, एक डाइस में क्लॉकवाइज चला दो 6 और 6 से क्या चला दो? 5। अब 4 से एंटी क्लॉकवाइज चला दो भाई, 4 ये है ना, तो इससे उल्टा चला दो, उल्टा। और जब उल्टा चला दोगे तो 1 आ जाएगा और 1 से क्या आ जाएगा? 2। अब आपसे पूछे 1 के विपरीत में क्या है? तो 1 के विपरीत में 6। 1 के विपरीत में क्या है? 6। बताइए इसका। तो ये नो कॉमन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। क्वेश्चन ने बोला यदि C के विपरीत E हो तो B के विपरीत क्या होगा? सेम कंडीशन, C के विपरीत क्या हो? E हो। तो यहां पे क्या है? E और यहां पे क्या है? C। तो C के विपरीत में E हो तो ये C हो गया और ये क्या हो गया? E हो गया। तो हमें क्या करना है? एक डाइस में क्लॉकवाइज, तो E से क्लॉकवाइज चलोगे तो A पे पहुंचोगे और A से कहां पहुंचोगे बेटा? B पे। और C से उल्टा,
सी से उल्टा बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो सी से उल्टा डी पहुंचोगे और कहां पहुंचोगे, एफ पहुंचोगे। तो बताओ बी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, तो बी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक, तो अब दो डाइस के ऊपर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई, कि जब भी दो डाइस हमारे सामने आएंगे तो उन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो सकता है, दो नंबर कॉमन हो सकता है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता है। अब हमें क्या समझना है, जब दो से ज्यादा डाइस हमारे एग्जाम में आ जाए, कितने, दो से ज्यादा डाइस आ जाए, तो हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए जी, कभी भी पेपर में दो से ज्यादा डाइस आ जाता है तो हमारा जो आंसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो डाइस से निकलकर आता है। अब बात आती है कौन से दो डाइस, तो याद रखिएगा जब भी मोर देन टू पोजीशंस आ जाए, दो से ज्यादा चाहे कितने भी डाइस आ जाए, 3 4 5 7 कितनी भी डाइस क्यों ना आ जाए, तो हमारा आंसर सिर्फ दो डाइस से निकल के आता है। और वो दो डाइस कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी दो ऐसे डाइस उठा लीजिए, कोई भी दो ऐसे डाइस उठा लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन, कोई भी दो ऐसे डाइस उठा लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर कॉमन हो बेटा, एक नंबर कॉमन हो। कोई भी दो ऐसे डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन हो, तो आप देखिए क्या पहले और दूसरे डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, 2 4 2 4 नहीं। कोई भी दो ऐसे डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन होना चाहिए, एक नंबर। क्या इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, 3 4 3 4 नहीं, दो नंबर कॉमन है। क्या इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, बिल्कुल। इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, बिल्कुल सर। कौन सा नंबर कॉमन है, तो 3। कौन सा नंबर कॉमन है, 3। तो जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होगा तो आपको वन कॉमन ट्रिक मैंने सिखाया है, लगा लीजिएगा। तो सिर्फ दो डाइस में एक नंबर कॉमन होगा तो 3 3 कॉमन, 3 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 4, और 4 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 5। इधर 3 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1, और 1 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2। कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 का ऑपोजिट 6। तो अब किसी का भी ऑपोजिट पूछे, 5 का पूछे तो आप कह देंगे 2, 4 का पूछे तो आप कह देंगे 1, 3 का पूछे तो 6। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो ऐसे डाइस उठाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन के नाम पर एक नंबर कॉमन हो। कोई भी दो ऐसे डाइस उठाइए जिसमें कॉमन के नाम पे सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। जैसे ये है, बताएं, बताना है 3 का ऑपोजिट। भाई सारे नंबरों का ऑपोजिट निकालते हैं, 3 का छोड़िए, सबका। तो हमने क्या कहा, कोई भी दो ऐसे डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन हो। बताइए पहले और दूसरे में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, नहीं सर, पहले और दूसरे में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, नहीं सर, दो नंबर कॉमन है, 4 5 4 5 छोड़ दीजिए। तीसरे और चौथे में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, नहीं सर, 3 5 3 5 दो कॉमन है, छोड़ दीजिए। पहले और तीसरे में देखिए कोई एक नंबर कॉमन है क्या, हाँ जी सर, पहले और तीसरे में कौन सा नंबर कॉमन है, एक के नाम पे 3 है, तो लिख लीजिए 3 और 3। पहले और तीसरे में 3 और 3। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 1 से 2, यहां चलेंगे 5 और 5 से 4। तो 3 का ऑपोजिट करना है सर, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 3 का ऑपोजिट करना है सर, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए बताइए डी का ऑपोजिट बताना है, तो कोई भी दो ऐसे डाइस जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, कोई भी दो ऐसे डाइस जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। तो AC AC दो कॉमन है, छोड़ दीजिए सर। C दो नंबर कॉमन है, छोड़ दीजिए। DC दो कॉमन है, छोड़ दीजिए। पहले और तीसरे में सिर्फ C कॉमन है, पहले और तीसरे में सिर्फ क्या कॉमन है, तो C कॉमन है, C। तो जो दो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखिए, C और C को। क्लॉकवाइज में चलिएगा तो B से, और कहां जाएंगे आप, A पर। उधर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो E से, और कहां जाएंगे आप, D पर। तो बताइए परफेक्टली ऑपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो C का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, F, जो नहीं दिख रहा है, और D का ऑपोजिट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्लियर हो गई होगी बात आपको कि दो से ज्यादा कितनी भी डाइस आ जाए हमारा आंसर निकल सकता है। और कैसे निकल सकता है, तो उन दोनों डाइस में कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए, उन दोनों डाइस में कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें सिर्फ कितने नंबर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो। करके बताइए, देखिए जरा कौन से दो डाइस है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है, कौन से दो डाइस है जिसमें एक नंबर कॉमन है, तो आप कहिए 1 और 4th में भी एक नंबर कॉमन है, 1 और 4th में भी एक नंबर कॉमन है सर। कोई भी दो ले सकते हो, रटना नहीं है।
सर सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 में एक नंबर कॉमन है 2 2, तो यहां लिखो 2 और यहां लिखो 2। अब बताओ 2 के क्लॉकवाइज में चलोगे तो 6 और 6 के क्लॉकवाइज में चलोगे तो 4। यहां पर 2 से क्लॉकवाइज में चलोगे तो 3 और 3 से क्लॉकवाइज में चलोगे तो 1। अब बताओ सर 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। अब बताओ 2 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 2 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 5 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाइए ओपन डाइस, लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का कि ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस का ऑपोजिट कैसे निकलता है। तो सिंपल सी कहानी है कि ओपन डाइस में हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ओपन डाइस में हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट का मतलब है कि यहां पर 1 का ऑपोजिट क्या होता है 3, 2 का ऑपोजिट क्या होता है तो 4, और 5 का ऑपोजिट क्या होता है तो 6। सर 1 का ऑपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे 3, 2 का ऑपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे 4, और 5 का ऑपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे 6। तो हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो ओपन डाइस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा जाएगा तो ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो सी, डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो एफ, एंड बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ई। बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ई। यहां पर भी बताओ सर ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा सी। यहां पर अगर देखा जाए तो ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सी, डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर तो डी का ऑपोजिट हो जाएगा ई, डी का ऑपोजिट हो जाएगा ई, और बी के ऑपोजिट की बात करता हूं सर तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर तो एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। यहां पर आपको बताना है सर ऑपोजिट कैसे निकाला जाएगा। यहां पर बताना है आपको ऑपोजिट कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है कि सर 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3, 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो 3, 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, 1 का क्या हो गया 3। अब देखो 2 का 4 पता नहीं है, नहीं हो सकता क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है। 2 का 5 पता नहीं, 6 पता नहीं। तो जब कोई नंबर डायरेक्ट ऑल्टरनेट ना दिख रहा हो ना, तो आपको एक बात बतानी है मुझे कि देखो 2 और 5 का जो मीटिंग पॉइंट है ना ये सेम है। 2 और 5 का मीटिंग पॉइंट क्या है, सेम है। पर याद रखना डाइस में कोई भी दो नंबर अगर किसी सेम पॉइंट से मीट करते हो तो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं कहलाते हैं। तो ये दो नंबर सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ऑपोजिट नहीं कहलाएंगे। तो इस केस में भाई साहब 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 6 होगा, और 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 5 होगा। एक दूसरा मेथड, आप जब कोई नंबर ना पता चल रहा हो ना किसका ऑपोजिट है तो कुछ भी करके आपको जेड बनाना है, जेड कुछ भी करके आपको जेड बनाना है। तो बताओ क्या आप जेड ऐसा बना सकते हो, बिल्कुल। अब जेड का स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर ऑपोजिट होता है तो 4 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। दूसरा जेड ऐसे बन सकता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग ऑपोजिट होता है तो 2 का ऑपोजिट 6 और 1 का क्या हो जाएगा 3। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें बताना है तो मैंने क्या कहा छूटते जेड बना लो बेटा। जेड कहां बना सकते हो, ये लो जेड से बना लिया। अब जब जेड बना लिया तो जेड का स्टार्टिंग नंबर 2 और जेड का एंडिंग नंबर कितना 5, तो 2 5 ऑपोजिट हो गया एक दूसरे का। अब बताओ 1 का ऑपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, 1 का ऑपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6, 1 का क्या हो जाएगा 6। अब बताओ 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा क्या, नहीं 3 का 4 नहीं, गलत हो रहा है, एक मिनट। मतलब 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 1 का ऑपोजिट 6 होगा क्या, नहीं। यहां पर क्या बनाया हमने, जेड ऐसे बना दिया। अब आप 3 का ऑपोजिट निकालो पहले, 3 का बताओ। 3 का ऑपोजिट 4 हो सकता है, नहीं। 1 हो सकता है, नहीं। क्या होगा 6 होगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा 6 और 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4। हमने कहा ना जेड बना लो, लो जेड बन गया। तो इस तरीके से कैसे भी करके आपको जेड बनाना है, और जो जेड का स्टार्टिंग होगा और एंडिंग होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे पूछूं जेड बनाओ भाई, तो जेड कैसे बनाओगे बता। तो सर यहां 2 बार जेड बन सकता है। यहां पर कितनी बार जेड बन सकता है, 2 बार। कैसे, तो देखो सर एक तो ये जेड बन गया और एक सर ये जेड बन गया। तो बता जेड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, जेड का एंडिंग पॉइंट क्या है डी, तो ए और डी ऑपोजिट है। जेड का स्टार्टिंग पॉइंट सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ, और बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ई। तो इस तरीके से बस जेड बनाओ और एक दूसरे का ऑपोजिट कर लो, करो। जैसे ये नंबर है, अब यहां पर ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 का ऑपोजिट बताओ, तो आप कहोगे 1 का ऑल्टरनेट क्या है तो 3, तो 1 का ऑल्टरनेट 3 हो जाएगा। 4 का ऑल्टरनेट क्या है सर, तो 4 का ऑल्टरनेट 5 हो जाएगा।
अब जब आप इस 2 का देखोगे ना, तो 2 का ऑल्टरनेट ए, 2 का ऑल्टरनेट सी, 2 का ऑल्टरनेट डी और 2 का ऑल्टरनेट बी। मतलब ये जो 2 है ना सर, 2, ये 2 अपने आप में 4 नंबरों का ऑपोजिट है। ये जो 2 है ना सर, 2, ये 2 अपने आप में 4 नंबरों का ऑपोजिट है। तो जब कोई एक नंबर 4 नंबर का ऑपोजिट हो रहा हो, तो पहले तो ये देखना है कि वो बाहर किस फिगर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे होगे कि सर ये नंबर जो बाहर है ये ट्रायंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे पहले भी ट्रायंगल चाहिए, पहले तो मुझे ट्रायंगल चाहिए। मतलब जब कोई एक नंबर 4 नंबरों का ऑपोजिट हो, तो बाहर जिस तरीके के डायग्राम के साथ जुड़ा है ना, अंदर भी मुझे वैसा ही डायग्राम चाहिए। अगर वो बाहर ट्रायंगल है तो अंदर भी ट्रायंगल चाहिए, बाहर अगर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर चाहिए, बाहर अगर सर्कल है तो अंदर भी सर्कल चाहिए। तो बाहर और ट्रायंगल थे तो मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब अगला स्टेप, सर ये ऑपोजिट है एबीसीडी का। तो जब कोई एक नंबर 4 नंबरों का ऑपोजिट हो और वहां पर सर वो ऑपोजिट एबीसीडी का है, तो अगर वो एबीसीडी क्लॉकवाइज में है ना, तो फिल्ड होने के बाद, मतलब क्लोज होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो फोल्ड होने के बाद वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो बताओ सर ये ए बी सी डी का सीक्वेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। तो जब आप फोल्ड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, लिखो कहीं भी लेकिन पढ़ोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बस इतना कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक नंबर 4 नंबरों का ऑपोजिट है, तो अगर वो फोल्ड हो रहा है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पढ़ा जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है भाई, यहां पर आपको पता चल रहा है कि ए का ऑपोजिट क्या है, पता चल रहा है 100% ए का ऑपोजिट सी है, पता चल रहा है डी का ऑपोजिट 100% क्या है, ई है, डी का ऑपोजिट ई है। अब ये जो बी है ये अपने आप में कितने नंबरों का ऑपोजिट है? तो आप कहोगे 4, बी का ऑपोजिट 1 2 3 4। तो एक नंबर जब 4 नंबर का ऑपोजिट है तो ऐसा प्लस करना पड़ेगा, एक नंबर जब 4 नंबर का ऑपोजिट है तो ऐसे प्लस करना पड़ेगा। अब बताओ जी ये 1 2 3 4 का सीक्वेंस कैसा है? तो 1 2 3 4 का सीक्वेंस क्लॉकवाइज है, तो फोल्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 का सीक्वेंस, 1 2 3 4 का सीक्वेंस क्लॉकवाइज है, तो फोल्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब देखो जब डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनाया जाएगा? आसान है, ऑपोजिट निकालते हैं। पहले ऑपोजिट निकालते हैं। 1 का ऑपोजिट कितना? 3, 2 का ऑपोजिट कितना? तो 2 का ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट कितना? तो 6। आपने क्या पढ़ा है कि डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता। डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता है। तो क्या किया जाए? दो ऑपोजिट नंबर अगर एक साथ नहीं आ सकता तो चेक किया जाए 2 4 5। देखो 2 और 5 ये दो ऑपोजिट नंबर है, एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गए। 1 3 2 1 और 3 दो ऑपोजिट नंबर है, एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गए। 4 5 6 5 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है, एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गए। 1 2 6 1 अलग, 2 अलग, 6 अलग। जब ये तीनों के तीनों सर अलग है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यहां पर बताएंगे तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 का 3 हो जाएगा। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 4 का 5 होगा। 2 का क्या होगा? तो 2 का 6 होगा। सर 1 और 3 दो ऑपोजिट नंबर है, कभी नहीं आएंगे, गलत है। 4 5 2 4 और 5 दो ऑपोजिट नंबर है, कभी नहीं आएंगे, गलत है। 1 2 4 1 2 4 तीनों अलग अलग है सर, बिल्कुल सही है। 1 2 6 2 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है, 2 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है, कभी नहीं आएंगे सर, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, 1 का ऑपोजिट अभी भी समझाया कि 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3। अब 2 का ऑपोजिट भाई 4 तो होगा नहीं और 2 का 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो अब 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 4 का हो जाएगा 5। तो देखो 1 3 6 1 और 3 कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, गलत है। 1 4 5 1 4 5 4 और 5 कभी भी नहीं आ सकता, गलत है। 2 3 6 2 6 2 6 दो ऑपोजिट नंबर है, कभी नहीं आ सकता, गलत है। 3 4 6 3 अलग, 4 अलग, 6 अलग। तो जब ये सारे के सारे अलग है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब ये सारे के सारे अलग है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी दो डाइस को अगर आप फोल्ड करते हो तो कौन सा डाइस बनाया जाएगा, ये बात भी समझ में आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे डाइस के अंदर, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने दो चैप्टर को खत्म कर लिया है, पहला चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर और दूसरा चैप्टर हमारे सामने डाइस है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग अगली क्लास में
नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।